अस्सलाम वालेकुम। 15 मार्च 2022 श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। यह प्रोटेस्ट उस वक्त के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा के ऑफिस के बाहर से स्टार्ट किया जाता है और वहां पर कैंप लगा के प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया जाता है। यह प्रोटेस्ट श्रीलंका की इकोनॉमिक्स क्राइसिस के लिए किया जा रहा था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। Their mood determined. As news spread that Prime Minister Ranil Wickremesinghe had just been made acting president, crowds gathered in front of his office. Now they're pushing for that change. A mass movement born out of economic hardship, sending a message to those in power. But it didn't take long for security forces to use tear gas and water cannons. क्योंकि लोगों को उस वक्त उनकी बेसिक नीड्स पूरी भी नहीं की जा रही थी, यानी कि गैस का शॉर्टेज हो जाना और फ्यूल की शॉर्टेज और महंगाई का बढ़ता जाना, लोगों को इस तरीके की मुश्किलात का सामना था, जिस वजह से लोगों की मेन डिमांड ये बन जाती है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा और राजापक्सा फैमिली के जितने भी लोग गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे रिजाइन करें। We don't want violence and we don't want to hit or something to that prime minister who trying to be a president right now. We only want प्लीज रिसाइन। श्रीलंका में हुए इस प्रोटेस्ट को अरगलाया प्रोटेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द स्ट्रगल, यानी इस प्रोटेस्ट को द स्ट्रगल प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। ये श्रीलंका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था, क्योंकि इस प्रोटेस्ट को देखते हुए 9 मई 2022 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा अपना रिजाइनेशन लेटर सबमिट करा देते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से इस्तीफा दे देते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उस वक्त के प्रोटेस्टर्स अपना वीकेंड मनाने के लिए एक्स प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा और एक्स प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्सा के प्राइवेट एस्टेट पे चले जाते हैं और वह आराम से वीकेंड एंजॉय करते हैं, जैसे कोई फर्नीचर के मजे ले रहा होता है बेड पे आराम करके। कोई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा होता है और वीकेंड एंजॉय करता है। तो कोई जिम में वर्कआउट करके अपना वीकेंड गुजारता है। जुलाई 2024 बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कोटा सिस्टम के अगेंस्ट। 1971 में बांग्लादेश की पार्टीशन के वक्त जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग की थी, उनके करीबी रिलेटिव्स को कोटा सिस्टम के जरिए जॉब्स दी जाती हैं, जिसमें 30% जॉब्स कोटा सिस्टम के जरिए उनके रिलेटिव्स को दी जाती हैं और 70% गवर्नमेंट जॉब मेरिट पर दी जाती हैं लोगों को। बांग्लादेश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी और महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। बांग्लादेश में इस प्रोटेस्ट में 180 लोगों की जान जाती है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग अरेस्ट होते हैं। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये इल्जाम लगाती हैं कि ये प्रोटेस्ट ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी करा रही है ताकि वो मुल्क में अफरा तफरी मचा सके। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करार देने की एक नाकाम कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के हक में फैसला सुनाता है और कोटा सिस्टम को 30% से कम करके 7% कर दिया जाता है, जबकि 93% गवर्नमेंट जॉब मेरिट्स पे ओपन कर दी जाती हैं। नौ जून 2023 जब इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कराची के अंदर कि सिर्फ 35% बच्चों को पास किया जाता है और बाकी के 65% बच्चों को फेल कर दिया जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि फर्स्ट ईयर के 30,512 टोटल स्टूडेंट्स से पेपर दिए प्री मेडिकल ग्रुप से, जिसमें से सिर्फ 11,254 स्टूडेंट्स पास हुए, बाकी के सारे फेल हो गए। इसी तरह फर्स्ट ईयर के 24,449 बच्चों ने पेपर दिए प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से, लेकिन उसमें से बस 8,228 बच्चे ही पास हो पाए और बाकी सब फेल हो गए। स्टूडेंट हुज़ैफा शुएब जो इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाता है, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है और सारे पेपर इसने इंग्लिश में पास किए होते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इस बात को कॉन्फेस कर लेता है कि गलती उनकी ही थी और मशीन की गलती थी, जिसकी वजह से
OMR मशीन की जो है कंप्यूटर की उसमें जो गलतियां थी जिसमें सिंगल डिजिट में मार्क्स आए थे, अगर बच्चे किसी के 58 है तो 5 नज़र आ रहा था, अगर किसी के जो है 44 है तो 4 नज़र आ रहा था। पहले 60% से ऊपर जो भी बच्चे थे, पहले एप्लीकेंट अलग हैं जो उन्होंने अप्लाई किया स्क्रूटनी के। श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जितने भी प्रोटेस्ट हुए इन सब का दो चीजों से बहुत गहरा ताल्लुक था। पहला पॉलिटिक्स से और दूसरा ह्यूमन राइट्स से। ये सब समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझनी होगी। पाकिस्तान के अंदर जब पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो कभी किसी की प्रवास का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी की शक्ल का मजाक उड़ाते हैं। और फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम। कभी किसी के बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठा के ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स मुल्क चलाने के लिए की जाती है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस का घर चलाने के लिए की जाती है। जब आप अपने राइट्स मांगते हैं गवर्नमेंट से तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पेड एजेंसीज होती हैं जिसके जरिए एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। इस पार्टी ने ज्यादा बुरा किया था और इस पार्टी ने कम बुरा किया है, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ने खजाने से 20 लाख रुपए चुराए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी से कौमी खजाने से सिर्फ 10 लाख रुपए, और कंपेन ये चलाई जाती है कि कौन सही है। अब लोग 10 लाख चुराने वाले को सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि यार ये सही है क्योंकि उसने कम पैसे चुराए, और 20 लाख चुराने वाले ने गलत किया और 20 लाख रुपए उसने चुरा लिए हैं। और इसमें बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि दोनों ही गलत है और दोनों ने चोरी की है, क्योंकि इसी तरह यहाँ पे पैरामीटर को उल्टा दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि इसने ज्यादा बुरा किया और इसने कम बुरा किया, क्योंकि अच्छा दिखाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने ये पैरामीटर श्रीलंका और बांग्लादेश को भी दिखाया होगा, लेकिन उन्होंने ये चीज देखी नहीं होगी या फिर देख के नजरअंदाज कर दी होगी, जिसकी वजह से श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही इतने बड़े प्रोटेस्ट में कामयाब हो सके।